दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य को समझेंगे। जो आपके सामने मानचित्र दिख रहा है, ये मौर्य साम्राज्य के विस्तार को दर्शाता है कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार न केवल भारत में था बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक का इसका विस्तार था। तो हम समझेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से शासक मौर्य साम्राज्य में हुए हैं और वो कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार किए हैं। तो सबसे पहले मौर्य काल की नींव कैसे रखी जाती है, तो जो नंद वंश होता है, उस नंद वंश का अंतिम शासक होता है जिसका नाम होता है धनानंद। धनानंद के दरबार में एक शिक्षक रहते थे तक्षशिला के, जिसका नाम था चाणक्य या कौटिल्य, या इन्हीं को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। तो चाणक्य या कौटिल्य का एक बार ये धनानंद अपमानित करते हैं और उसी के बाद चंद्रगुप्त की सहायता से ये जो चंद्रगुप्त की सहायता से कौटिल्य के द्वारा यह संकल्प लिया जाता है कि वह धनानंद के साम्राज्य का पूरी तरीके से क्या कर देगा, विनाश कर देगा। और इसी के परिणाम स्वरूप फिर कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंद वंश का समापन किया जाता है, उसका समूल विनाश किया जाता है और एक नए मौर्य वंश की नींव डाली जाती है। तो मौर्य वंश का अगर संस्थापक पूछे तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ये कौन मौर्य वंश की भारत में नींव डालता है। तो हम सबसे पहले इसका एक काल क्रम या काल अवधि को समझ लेते हैं कि कौन कब तक शासन किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य, पहला नाम कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। और चंद्रगुप्त मौर्य का 324 बीसी से लेकर के 297 बीसी के बीच का काल है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला जो शासक बनता है उसी का नाम होता है बिंदुसार, और बिंदुसार का है 297 बीसी से लेकर के 272 बीसी। और इसके बाद बिंदुसार का पुत्र होता है जिसका नाम होता अशोक, और अशोक का शासनकाल है 272 या कुछ बुकों में 273 मिलेगा, किंतु इसका राज्याभिषेक 269 बीसी में हुआ। तो ये कई आपको रेफरेंस 269 कोई राज्याभिषेक से मान लेगा, कोई 273 से, कुछ बुकों में 272 मिलेगा। तो यहाँ हम 272 से लिख रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इनका राज्याभिषेक अशोक का 269 बीसी में होगा। तो जो अशोक का काल है वो 272 बीसी से लेकर के 232 बीसी के बीच का काल है ये अशोक का। तो ये तीन शासक हमने आपको यहाँ बताए। एक आपको चंद्रगुप्त मौर्य बताए 324 से लेकर के 297 बीसी, और 297 बीसी से लेकर 272 बीसी का काल बिंदुसार का है, और 272 बीसी से लेकर के 232 का बीसी का काल अशोक का काल है। अशोक का काल है। अब यहाँ जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में उनका जन्म किस जाति में हुआ, इसको लेकर इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है, वह कई विचार प्रचलित हैं। उनमें से एक विचार ये भी है कि नंद के दरबार में एक मुरा नामक शूद्र महिला रहती थी। उसी शूद्र महिला से क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ है, लेकिन इससे हमको ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा। तो ये कई मत हैं जो लोगों द्वारा प्रस्तुत, इतिहासकारों के द्वारा प्रस्तुत किए गए। अब आगे काम की बात करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की नींव रखने के पहले ही 350 बीसी में, कब? 350 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 321 बीसी में मौर्य वंश की
धनानंद को पराजित करके नींव डाली जाती है। और उसी के बाद 305 बीसी तक आप आओगे तो 305 बीसी में, कब, 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य का सेलुकस निकेटर, ध्यान दीजिएगा, सेलुकस निकेटर के साथ एक युद्ध होता है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को पराजित कर देते हैं और बाद में फिर संधि समझौता होता है। उसी समझौते के तहत जो ये बलूचिस्तान वाला इधर ये प्रांत है, बलूचिस्तान, पूर्वी अफगानिस्तान, आगे अफगानिस्तान वाला, तो बलूचिस्तान, पूर्वी अफगानिस्तान व सिंधु का पश्चिमी क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त होता है। और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य सेलुकस निकेटर को 500 हाथी ये क्या करते, उपहार में भेजते हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि मेगास्थनीज जो एक मेगास्थनीज जो कि एक ग्रीक राजदूत था, वह पूछा जाए किसके दरबार में आया था तो मेगास्थनीज को ध्यान रखिएगा। मेगास्थनीज एक ग्रीक राजदूत था जो सेलुकस निकेटर के दरबार में रहता था। सेलुकस निकेटर ने इसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था और जब ये मेगास्थनीज आता है भारत तो वह उसके द्वारा, मेगास्थनीज के द्वारा एक बुक लिखी जाती है। उसी बुक को किस नाम से जानते, इंडिका के नाम से जाना जाता है। और जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, पाटलिपुत्र जो राजधानी हुआ करती थी, इसको जो मेगास्थनीज होता है वह पालिबोथ्रा के नाम से पुकारता है। तो पूछा जाए कि पाटलिपुत्र को मेगास्थनीज ने किस नाम से पुकारा है तो पालिबोथ्रा के नाम से किसको, पाटलिपुत्र को पुकारता है या पाटलिपुत्र को पालिबोथ्रा के नाम से कहता है। तो इसके आगे की हम समझेंगे कि आगे कैसे कैसे हुआ। फिर आगे चल करके जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया और जैन धर्म को अपना करके जो शासन था वह किसको सौंप देता है तो वह बिंदुसार को सौंप देता है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य है वह कर्नाटक चला जाता है और कर्नाटक जा करके भद्रबाहु के संरक्षण में श्रावणबेलगोला में अपने अंतिम प्राण त्यागता है जैन धर्म को अपना करके। तो यहाँ तक आपका चंद्रगुप्त मौर्य का आपने समझ लिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला हम समझते हैं, इसके बाद कौन अगला, तो अगला बिंदुसार होता है जो 273 बीसी से दूसरा जो शासक होता वो बिंदुसार होता है। और बिंदुसार 297 बीसी से लेकर के 272 या 272 बीसी के बीच ये क्या करता, शासन करता है। और इसी के बाद जो सम्राट अशोक का नाम जो सुनते हो वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से सम्राट अशोक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सम्राट अशोक का जन्म कब होता है, 304 बीसी में। ध्यान दीजिएगा, 304 बीसी में बिंदुसार की पत्नी शुभ्रदांगी, कौन, शुभ्रदांगी के कोख से अशोक का जन्म होता है। तो अशोक के पिता पूछे तो कौन थे, तो अशोक के पिता बिंदुसार थे। अशोक ने कई शादियां की थी और उनसे हम समझेंगे। तो अशोक की एक जो पत्नी थी जिसका नाम था देवी, और इस देवी के कोख से किसका, महेंद्र तथा संघमित्रा का जन्म होता है, जिसे अशोक आगे चल करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कहाँ भेजेगा, श्रीलंका भेजता है। तो इनकी एक पत्नी देवी थी और देवी से 2 संतानें हुई, एक का नाम महेंद्र हुआ, एक का नाम संघमित्रा था। और इन दोनों को
अशोक के द्वारा श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा जाता है। फिर दूसरा, इनकी जो दूसरी पत्नी थी उसी का नाम क्या था? कारुवाकी। दूसरी पत्नी का नाम क्या था? कारुवाकी। और कारुवाकी के गर्भ से किसका जन्म होता? तो ये तिवाला नामक पुत्र का जन्म होता है। तिवाला। और इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? इसके बारे में अशोक के जो अभिलेख हैं वहीं से जानकारी मिलती है कि कारुवाकी इनकी दूसरी पत्नी थी, जिससे तिवाला नामक पुत्र का जन्म होता है। और अगली इनकी जो पत्नी थी उसका नाम था पद्मावती। और पद्मावती से किसका जन्म होता? तो पद्मावती से कुराल नामक संतान की उत्पत्ति होती है। तो ध्यान रखिएगा, हमने कहा देवी से दो संतानें महेंद्र व संघमित्रा का जन्म होता है। और उसके बाद कारुवाकी से तिवाला नामक पुत्र की उत्पत्ति होती। और तीसरा हमने कहा पद्मावती, और पद्मावती के गर्भ से किसका? कुणाल का जन्म होता है। इसके अलावा अन्य भी इनकी पत्नियां थी, लेकिन उनके कोई इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई उनकी संतान नहीं उत्पन्न हुई जो आगे चल करके बहुत ज़्यादा उसका वर्चस्व या महत्व रहा हो। तो ये हमने अशोक का यानी एक शुरुआती जीवन देखा कि कैसे कैसे आपका शुरुआती जीवन अशोक का बीतता है। फिर अशोक के द्वारा जो अगला आपको जानना जरूरी है, अशोक का जो राज सिंहासन पे बैठते हैं या राज्याभिषेक होता है, ये पूछा जाए तो 269 बीसी में होता है। कब? 269 बीसी में। और फिर अशोक के द्वारा 261 बीसी में जो ये उड़ीसा वाला क्षेत्र है, ये वाला, यहाँ कौन? कलिंग नरेश रहते थे। और यहाँ पर शासन किसका था? खारवेल का। किसका? खारवेल का। तो यहाँ जो कलिंग नरेश खारवेल के साथ इनका अशोक का युद्ध होता है। और इस युद्ध में कहा जाता है कि 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और न जाने कितने लोग घायल हुए। और इसी के बाद अशोक का क्या होगा? इस कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित होगा। जो अशोक शुरू में बहुत क्रूर था, अत्याचारी था, और जो वो हृदय परिवर्तित होगा। और हृदय परिवर्तित करके शुरू में कहा जाता है कि वह गद्दी प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। और जो शुरुआती गद्दी पे बैठा तो उसके पहले किसको? सुसीम नामक अपने भाई की हत्या करके बैठा था। तो ये ध्यान रखिए। लेकिन जब कलिंग के युद्ध में रक्त को बहते हुए देखा, उससे इसका हृदय द्रवीभूत हो उठा। और इन्होंने जो भेरीनाद की नीति थी, भेरी घोष की नीति को, भेरी घोष यानी युद्ध करने की नीति को त्याग करता है और शांतिप्रिय नीति को अपनाता है। उसी को क्या कहा जाता है? उसी को धम्मा नीति के नाम से जाना जाता है। तो धम्मा नीति अपनाता है और बौद्ध धर्म को अपना लेता है और बौद्ध धर्म का संरक्षण करता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपके कलिंग युद्ध आपके लिए इम्पोर्टेंट है और पूछा जा सकता है। फिर अशोक के काल में हम देखते हैं कि प्रशासन कैसे कैसे प्रशासन चला। तो प्रशासन को हम समझते हैं कि अशोक के काल में प्रशासन कैसा था। तो अशोक का साम्राज्य देखिए, यहाँ से लेकर के यानी आपका भारत पूरा है, पूरा पाकिस्तान है, अफगानिस्तान यहाँ तक फैला हुआ था। तो यहाँ पर आपकी जो प्रमुख ये पाटलिपुत्र है, ये प्रमुख क्या राजधानी हुआ करती थी। इसके अलावा 4 प्रांतीय राजधानी का गठन अशोक ने किया था। कितनी? 4 प्रांतीय राजधानियां बनाई थी। एक आपका ये तक्षशिला यहाँ लिखा नहीं होगा, तो ये आपका तक्षशिला राजधानी थी।
एक राजधानी कौन थी? तक्षशिला थी। दूसरी आपकी ये उज्जैन राजधानी प्रांतीय थी, और तीसरी स्वर्णगिरी थी, और चौथी यहाँ तोसली, जो ये उड़ीसा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कौन राजधानी थी? तोसली थी। तो ये 4 प्रांतीय राजधानियाँ अशोक बनाया था। कौन? तो आपका पहला तक्षशिला, दूसरा उज्जैन, तीसरा स्वर्णगिरी और चौथा तोसली। और यहाँ का जो प्रमुख शासक होता था या जिसको बैठाया था, उसी को कुमारा के नाम से या कुमार के नाम से जाना जाता था। कुमार के नाम से शासन किया जाता था। कुमार के नाम से शासन किया जाता था, जो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई है। कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र की रचना हुई है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उसके हिसाब से देखेंगे तो उसमें 27 अध्यक्ष, कितने? कहा जाता है कि अशोक का जो मौर्य साम्राज्य था उसमें 27 अध्यक्ष सुपरिंटेंडेंट के जानकारी प्राप्त होती है। तो उसी में से हम समझ लेते हैं कि कौन कौन अध्यक्ष थे और उनका प्रमुख काम क्या होता था। तो जैसे आज मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का काम होता है, तो सीएम के कार्य के लिए इन्होंने क्या बनाया था? तो आज का सीएम उस समय का, उसे किस नाम से जाना जाता था? इसे मंत्रीन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? मंत्रीन के नाम से जाना जाता था। और मंत्रीन के बाद अगला जो स्थान आता था वो आता था मंत्र परिषद अध्यक्ष। मंत्र परिषद अध्यक्ष जो होता था, ये आज का बिल्कुल, आज जैसे पीएम होता है तो ये पीएम की भांति होता था। जो आज मंत्र परिषद का मुखिया जैसे पीएम होता, वैसे मंत्र परिषद का अध्यक्ष जो होता था वो आज के पीएम की भांति कौन? मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत होता था। इसके बाद मुख्य जो पुजारी होता था उसी को किस नाम से जाना जाता था? उसी को पुरोहित के नाम से जाना जाता था। मुख्य पुजारी को किस नाम से जाना जाता था? पुरोहित के नाम से जाना जाता था। सेनापति होता था, सेनापति को किस नाम से जाना जाता था? तो सेनापति को कमांडर इन चीफ के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? कमांडर इन चीफ के नाम से जाना जाता था। और युवराज की नियुक्ति की जाती थी। और युवराज को किस नाम से? तो युवराज, क्राउन जो प्रिंस होता था उसी को युवराज कहा जाता था। क्राउन प्रिंस को किस नाम से जाना जाता था? युवराज के नाम से जाना जाता था। अब आपका अगला जो बताने जा रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट है, यानी समाहर्ता। और समाहर्ता क्या था? जो रेवेन्यू इकट्ठा करने का काम करता था, रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करता था, उसी को समाहर्ता के नाम से जाना जाता था। उसी को समाहर्ता के नाम से जाना जाता था, ये ध्यान रखिएगा। तो रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला जो अधिकारी होता था उसी को किस नाम से? उसी को समाहर्ता के नाम से जाना जाता था। समाहर्ता के नाम से जाना जाता था। और समाहर्ता के बाद अगला था रेवेन्यू कलेक्टर, समाहर्ता कहलाता था। और समाहर्ता के बाद अगला युक्त या युक्ता, इंग्लिश में युक्ता, हिंदी में युक्त बोलते। जो युक्त था वो रेवेन्यू ऑफिसर ही था, लेकिन अधीनस्थ समाहर्ता के नीचे उसका स्थान आता था। तो जैसे आज तहसीलदार होते उसके ऊपर एसडीएम होते हैं, वैसे उस समय समाहर्ता, और समाहर्ता के नीचे युक्ता या युक्त होता था। और युक्त का काम भी रेवेन्यू ऑफिसर का होता था, राजस्व को इकट्ठा करना होता था, लेकिन ये सब ऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर था। कैसा? सब ऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर था, इसी को युक्ता के नाम से जाना जाता था। इसके बाद प्रशिष्टि क्या थी? अगर ये पूछा जाए कि आपके एग्जाम में प्राशस्टी, तो प्राशस्टी जो हुआ करती थी, तो प्रशस्ति जो होती थी वो जो जेल होती थी, जेल का जो मुखिया होता था उसी को प्रशस्ति के नाम से जाना जाता था। अगला शब्द आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, सन्निधाता जो था ये कोषा अध्यक्ष था। ट्रेजरी ऑफिसर आज का जो टीए होता है, ट्रेजरी ऑफिसर होता है। पीसीएस में आप देखोगे बहुत सारी पोस्ट होती हैं, तो ट्रेजरी ऑफिसर जो ट्रेजरी ऑफिसर, एक ट्रेजरी ऑफिसर हुआ, एक ट्रेजरी ऑफिसर का बाप यानी मुखिया हुआ। तो जो सन्निधाता होता था कोषा अध्यक्ष होता था। कोषाध्यक्ष
उसे क्या कहा जाता था, ट्रेजरी हेड के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद अगला पद होता था कोषाध्यक्ष, और कोषाध्यक्ष जो होता था वो ट्रेजरी ऑफिसर होता था। ट्रेजरी ऑफिसर होता था, दोनों में अंतर समझिएगा। कोषाध्यक्ष ट्रेजरी ऑफिसर होता था, जबकि सन्निधाता ट्रेजरी का यानी कोष का जो मुखिया हेड होता था उसी को सन्निधाता कहा जाता था, यानी कि सन्निधाता का ऊंचा स्थान था जबकि कोषाध्यक्ष का नीचा स्थान था। इसके अलावा जो कोषाध्यक्ष का मैनेजर होता था उसी को क्या कहा जाता, उसी को कोषाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, तो उसी को कोषाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। ये ट्रेजरी ये क्या था, ये ट्रेजरी मैनेजर हुआ करता था, ट्रेजरी मैनेजर। तो ये तीन शब्द आपको, सन्निधाता, कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, इनमें गलती मत करिएगा। सन्निधाता हमने कहा ट्रेजरी का जो मुखिया होता था, सन्निधाता कोषाध्यक्ष ट्रेजरी ऑफिसर होता था, और उसके बाद ट्रेजरी मैनेजर होता था, उसको कोषाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। उसके बाद जो शहरों की सुरक्षा करने का जो मुखिया होता था, यानी ये आपका प्रमुख शहर हैं, जैसे पाटलिपुत्र है, उसके बाद आपका तक्षशिला है ये, और तक्षशिला के बाद फिर आपका उज्जैन है, और यहाँ स्वर्णगिरी है और तोसली है। तो स्वर्णगिरी और तोसली जो प्रमुख प्रांतीय राजधानियाँ होती थी, इनकी रक्षा करने के लिए जो प्रमुख भूमिका का निर्वहन करता था उसी को नायक के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, नायक के नाम से जाना जाता था। और जो मुख्य न्यायाधीश की भूमिका का निर्वहन करता था, यानी न्यायाधीश के रूप में अपनी भूमिका अदा करता था, उसी को व्यवहारिक, उसी को क्या कहा जाता था, व्यवहारिक कहा जाता था। व्यावहारिक के नाम से जाना जाता था, व्यावहारिक के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा कर्मांतिक ये पूछा जा सकता, कर्मांतिक, जो कर्मांतिक था या कर्मांतिका इंग्लिश में लिखा जाता, जो इंडस्ट्री, उद्योग और फैक्ट्री होते थे उसके अध्यक्ष को या उसके मुखिया को कर्मांतिक के नाम से जाना जाता था, कर्मांतिक के नाम से जाना जाता। तो इसमें कर्म काम ज़्यादा करना पड़ता है उद्योगों में, और आपका फैक्ट्रियों में काम अगर आपको तलाश करना है तो आपको कहाँ जाइए, उद्योग और फैक्ट्री जाइए। तो इससे आप याद कर सकते, कर्मांतिक जो होता था इंडस्ट्री और फैक्ट्री का अध्यक्ष हुआ करता था। उसके बाद आपका पुलिस का जो हेड होता था, हेड ऑफ पुलिस, उसी को क्या कहा जाता था, दंड देता था, तो उसका नाम रखा गया था दंडपाल। नाम सुनते ही आपको रोमे कांपने लगे। तो दंडपाल यानी पुलिस का हेड ऑफ पुलिस जो होता था उसी को दंडपाल के नाम से जाना जाता था। जो किले थे यानी किले की रक्षा करने वाला, उसको दुर्ग कहा जाता था, और इसे दुर्गपाल के नाम से जाना जाता था। जो अनाज की रखवाली करता था उसे अन्नपाल के नाम से जाना जाता था। तो दंडपाल, दुर्गपाल, अन्नपाल जैसे थे, और जो जमीन मापक की भूमिका निभाता था उसी को रज्जुक, ये सब मौर्य साम्राज्य चल रहा, उसी को रज्जुक के नाम से जाना जाता था। तो रज्जु माने रस्सी होती, रस्सी से आप को रिलेट कर सकते हो कि आप खेत को नाप सकते हो, ज़मीन को माप सकते हो। तो ज़मीन मापक रज्जुक के नाम से जाना जाता था, रज्जुक के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा प्रादेशिका का गठन किया गया था। किसका, प्रादेशिका। तो प्रादेशिका कौन होता था, तो प्रादेशिका ध्यान दीजिएगा, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का काम करता था, जिला प्रशासन, जो जिला प्रशासन देखता था उसी को प्रादेशक के नाम से जाना जाता था। तो जिला प्रशासन संभालने वाले को प्रादेशिका के नाम से पुकारा जाता था। इसके अलावा अगला आपका है अकाराध्यक्ष। अकाराध्यक्ष कौन था, तो आकार का मतलब हुआ, ध्यान से समझिएगा, ये छोटा अकाराध्यक्ष है। तो अकाराध्यक्ष का मतलब हुआ जो माइनिंग,
खनन ऑफिसर होता था उसी को अकारा अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। तो माइनिंग ऑफिसर अकारा अध्यक्ष कहलाता है। उसके बाद जो मेटलर्जी यानी धातु को जहाँ गलाया जाता है और नई नई अन्य चीज़ें तैयार की जाती हैं उसी को धातु उद्योग के नाम से जाना जाता। इंग्लिश में उसको मेटलर्जी बोलते हैं, मेटलर्जी। तो मेटलर्जी ऑफिसर जो था उसको लौहाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। लिख दे रहे हैं, लौहाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? लौहाध्यक्ष। लेकिन जो माइनिंग ऑफिसर था उसे अकाराध्यक्ष, माइनिंग ऑफिसर को अकाराध्यक्ष, जो मेटलर्जी इंडस्ट्री थी उसका जो अध्यक्ष था उसे लौहाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। और जो सिक्कों को ढालने का काम करता था और उसका नाम रखा गया था, एक विशेष किस्म या लक्षण के सिक्के बनाए जाते थे तो उसी से आप कोरिलेट कर सकते हो, उसी का नाम रखा गया था लक्षणाध्यक्ष। तो लक्षणाध्यक्ष पूछे तो आप कहोगे क्वाइन मिंटिंग, यानी सिक्के ढालने वाले अधिकारी को या व्यक्ति को क्या कहा जाता था? लक्षणाध्यक्ष। कैसे याद रखोगे? तो सिक्के एक विशेष किस्म या लक्षण के सिक्के बनाए जाते थे जिसे पंच मार्क्ड सिक्के या आहत सिक्के कहा जाएगा, तो उसी को लक्षणाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। इसके बाद नमक को आप क्या बोलते हो? हिंदी में लवण बोलते हो। तो लवणाध्यक्ष या लवणाध्यक्ष जो होता है उसी को किस नाम से जाना जाता था? नमक विभाग के अधिकारी को लवणा अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा हथियार का जो अध्यक्ष था, हथियार को आयुध बोलते हैं, तो हथियार के अध्यक्ष को आयुधाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था, आयुधाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। आगे देखिएगा, जो जंगल होते हैं, जंगल का जो अध्यक्ष होता था, जंगल में वन और जैव विविधता को सुनिश्चित करने के लिए, तो उसी को क्या कहा जाता था? उसी को कुन्याध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। कौन से अध्यक्ष? पुण्याध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा कॉमर्स, व्यापार इत्यादि के लिए इसको कमोडिटी या पण्य के नाम से बोलते, तो इसका अध्यक्ष जो था वो पण्याध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। यानी कॉमर्स को जो देखता था, कॉमर्स और व्यापार को, उससे पण्याध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला जो समय इत्यादि के बारे में, समय मापतौल का जो अध्यक्ष था उसी को किस नाम से? तो उसी को मानाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। तो मानाध्यक्ष का काम होता था समय और आपका मापतौल के बारे में देखना। अगला आपका जो था उसी को सूनाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। और सूनाध्यक्ष का काम था जो बूचर खाने, स्लाटर हाउस थे, उसका जो अध्यक्ष था उसी को सूनाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। और द्युत बोलते हैं जुआ को। तो जुआ खेला जाता, उस पर निगरानी रखने के लिए एक अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी, उसी को द्युताध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा नौका कहाँ चलती है? पानी में, शिप में। तो नौकाध्यक्ष शिपिंग यानी जो शिपिंग जहाज रानी होती है उसका जो अध्यक्ष होता था उसी को नौकाध्यक्ष का नाम से जाना जाता था। अगला आपका है पत्तनाध्यक्ष। और पत्तनाध्यक्ष किसे कहा जाता था? जो पत्तन बंदरगाह होते हैं उसका जो अध्यक्ष होता था उसी को पत्तनाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। तो इतनी चीज़ें आपने देखा, ये सब अशोक या मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत यानी ये सब व्याप्त था। अब अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर जो कहा जाए कि नगद के रूप में जो पैसा दिया जाता था आर्मी को, अधिकारियों को, उसी को किस नाम से जाना? जो यानी मुद्रा थी उसे किस नाम से जाना जाता था? उसे पन इंग्लिश में पना लिखा जाता है, तो उसे पन के नाम से जाना जाता था। ये जो पन होता था ये सिल्वर का सिक्का, चांदी का सिक्का होता था जो तोला का 3/4 भाग होता था। जो तोला का 3/4 भाग क्या कहलाता था? पन के नाम से जाना जाता था। और मौर्य प्रशासन के अंतर्गत जो टैक्स लिया जाता था वो कुल उपज का जो कर लिया जाता था वो कुल उपज का 1/6 होता था। कितना को? यानी कुल उपज का 1/6 होता था।
कितना 1/6 होता था। तो यहाँ तक आपने इतना समझ लिया। अब आगे हम अन्य बातों को भी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत। दोस्तों आगे देखिएगा कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत कहा जाता बहुत ज़्यादा स्तूपों को बनवाया गया। इसके अलावा ये भी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आप देखोगे जो कई प्रकार के रॉककट बने, यानी रॉककट चट्टानों को काट काट करके क्या किया गया, बहुत सारे शिलालेख बनाए गए। तो इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। और 3 भाग कौन है, तो एक आपका मेजर रॉककट एडिक्ट। दूसरा इसी को बोलते हैं बृहद शिलालेख। हिंदी में इसको बोलें तो हिंदी में लिख दे रहे हैं बृहद शिलालेख। बृहद शिलालेख। फिर आपका दूसरा मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत अशोक ने क्या बनवाया, तो लघु शिलालेख बनवाया, लघु शिलालेख। और क्या बनवाया, पृथक शिलालेख। जो ये आपके बृहद शिलालेख हैं इनकी संख्या है 14। जो लघु शिलालेख हैं इनकी संख्या है 7 है। और पृथक शिलालेख, इसके अलावा पृथक शिलालेख हैं तो ये आपका बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख। इसके अलावा शिलालेख के बाद स्तंभ अभिलेख भी हैं। और स्तंभ अभिलेख में जाओगे तो 2 प्रकार के मिलेंगे इसे। तो ये आपके बृहद स्तंभ लेख, और उसके बाद फिर आपका लघु स्तंभ लेख, इसको पिलर बोलते हैं। तो आपका बृहद स्तंभ लेख और आपका लघु स्तंभ लेख, टोटल 5 प्रकार की स्थापत्य संरचना को अशोक के द्वारा निर्मित करवाया गया था। तो यहाँ पर हम समझ लेते, देखो यहाँ पर दोनों बने हुए, एक आपका पिलर एडिक्ट है, एक माइनर रॉक एडिक्ट है, और उसके बाद फिर आपका मेजर रॉक एडिक्ट है। तो यहाँ पर जो आपका इस आकार में नजर आएगा इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मेजर यानी बृहद शिलालेख। तो बृहद शिलालेख को हम समझते हैं कि कौन कौन से आपका बृहद शिलालेख हैं। तो समझ लीजिए, आइए शुरू करते हैं बृहद शिलालेख। तो बृहद शिलालेख में एक आपका यहाँ अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र उस समय हुआ करता था, ये आपका कौन है, कंधार। अफगानिस्तान में आपका आता था कंधार के बाद आपका कंधार, क्योंकि आपका इस समय यहाँ पाकिस्तान नहीं है तो पाकिस्तान का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, भारत और अफगानिस्तान। तो एक कंधार, तो हमने कहा कि कंधार तक भारत का ये पूरा का पूरा यहाँ तक यानी मौर्य साम्राज्य का विस्तार था। सोचिए, अफगानिस्तान तक भारत अपना मौर्य साम्राज्य का विस्तार के अंतर्गत अपना प्रसार कर चुका था। तो ये आपका कंधार हो गया। कंधार के बाद ऊपर आइए तो यानी शाहबाजगढ़ी, और शाहबाजगढ़ी के बाद आगे आइए तो मानसेहरा। तो ये जो आपका शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा आज के संदर्भ में इनको देखोगे तो ये पाकिस्तान में है। कहाँ है, पाकिस्तान में है। उसके बाद आइए भारत में हम कुछ देखते हैं। तो भारत में इधर आइए तो उत्तराखंड में आपको कलसी मिल जाएगा। उत्तराखंड के बाद इधर आइए गिरनार, गुजरात का गिरनार अभिलेख है। उसके बाद महाराष्ट्र का देखिए, महाराष्ट्र का सोपारा है। उसके बाद आपका सन्नाती। तो सन्नाती जो कहाँ का है, सन्नाती कर्नाटक का है। तो सन्नाती कहाँ का है, कर्नाटक का है। और उसके बाद कर्नाटक के बाद आपका इधर आइए यरेगुडी, ये आपका आंध्र प्रदेश का है। यरेगुडी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद धौली, ये आपका धौली उड़ीसा का है। और धौली के बाद फिर आपका ये मिलेगा जौगढ़। कौन, जौगढ़। तो ये आपका धौली व जौगढ़ दोनों के दोनों कहाँ के हैं, तो उड़ीसा के हैं। उसके बाद फिर यरेगुडी आंध्र प्रदेश का है, सन्नाती कर्नाटक का है, सोपारा महाराष्ट्र का है, गिरनार गुजरात का है। और उसके बाद शाहबाजगढ़ी व मानसेहरा
पाकिस्तान का है, और लास्ट हमने कहा अफ़गानिस्तान का ये कंधार, अफ़गानिस्तान का कंधार। तो ये आपके यहाँ पर प्रमुख या बृहद शिलालेख थे। और बृहद के बाद आपका अगला हमने कहा जो ये आपका पिलर वाले में देखोगे स्तंभ लेख। स्तंभ लेख की बात की जाए तो स्तंभ लेख भी हमने बताया, तो ये त्रिभुज वाले जो बने हैं ये स्तंभ लेख को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर स्तंभ लेख में अभिलेख में आएंगे स्तंभ अभिलेख, तो यहाँ एक अमरावती, इधर आपका अमरावती, और बाकी ये उत्तर भारत में आ जाइए तो उत्तर भारत में आपके बहुत सारे मिल जाएंगे। एक आपका दिल्ली और मेरठ का टोपरा, दिल्ली टोपरा और मेरठ, तो दिल्ली मेरठ का टोपरा, तो यहाँ पर आपका क्या मिलेगा, दिल्ली टोपरा, और उसके बाद मेरठ, दिल्ली टोपरा, और उसके बाद आपका कौन, मेरठ, और उसके बाद फिर आपका इधर लुम्बिनी, इधर आपका कौन मिल जाएगा, लुम्बिनी। उसके बाद आपका देखिएगा लुम्बिनी के बाद फिर आपका मिल जाएगा, यहाँ दो हैं, एक लौरिया नंदनगढ़ है और एक लौरिया अररिया, लौरिया अराराज। तो दो हैं, दोनों के दोनों बिहार में हैं। एक आपका है लौरिया नंदनगढ़, और दूसरा है लौरिया अराराज, ये दो आपको मिल जाएंगे, और दोनों पूछा जाए कहाँ हैं, बिहार में हैं, दोनों कहाँ, बिहार। और ये रामपुरवा, ये भूल ही नहीं सकते, तो यहाँ पर आपका रामपुरवा है, तो ये आपके हैं स्तंभ अभिलेख हैं। तो हमने यहाँ से दोनों को समझ लिया। तो आपके ध्यान से समझिएगा कि इसके अलावा स्तंभ अभिलेख में आप जाओगे तो आपका यहाँ दिया नहीं लेकिन बता दे रहे हैं, मास्की के बाद आपका नेत्तूर, गुज्जरा ये मध्य प्रदेश में है, गुज्जरा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। बाकी मास्की, नेत्तूर, कहाँ चला गया, उदयगोलम, ये ऊपर लिखा नहीं जा रहा, तो मास्की, नेत्तूर, उदयगोलम और गुज्जरा, यहाँ पर अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी अभिलेख में आप देखोगे तो अशोक का नाम देवा नाम पियादसी, अशोक का नाम अशोक नहीं मिलता बल्कि देवा नाम पियादसी मिलता। तो पूछा जाए कि अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है, तो गुज्जरा जो मध्य प्रदेश में है, नेट्टूर, मास्की, उदयगोलम ये आपके कर्नाटक में है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका 4 ऐसे स्थल हैं जहाँ पर अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का नाम क्या मिलता, अशोक मिलता है। तो अगले मानचित्र के माध्यम से हम लोग इस वाले मानचित्र में हम अन्य चीज़ों को समझ लेते हैं। तो जैसे कुछ चीज़ें तो आपको पीछे भी बता दिए, ये गिरनार बता चुके हैं, सोपारा बता चुके हैं। अब यहाँ देखिए कई आपकी मिल जाएंगे, सन्नाती ये मिल जाएगा कर्नाटक में, और सन्नाती के नीचे आइए तो यहाँ दिया हुआ देखिए मास्की मिल जाएगा, और मास्की के बाद फिर आपका ये आपका नेट्टूर मिल जाएगा, और नेट्टूर के बाद नीचे उदयगोलम। तो मास्की, नेट्टूर, उदयगोलम, यन मास्की, नेट्टूर, फिर उदयगोलम में बिल्कुल आपका ऊपर से नीचे आओगे तो आपका मास्की, फिर नेट्टूर, और नेट्टूर के बाद फिर उदयगोलम, और उदयगोलम के बाद फिर आगे देखिएगा तो यहीं पर आपका मिल जाएगा। इधर साइड में आइए स्वर्णगिरी, तो स्वर्णगिरी जो एक राजधानी बनाया था वो यहीं थी, तो स्वर्णगिरी यहीं थी। और ये आपका उड़ीसा वाले क्षेत्र में यहाँ तोसली थी। 4 प्रांतीय राजधानियाँ अशोक ने बनाया था, तो एक तोसली थी, एक स्वर्णगिरी थी, और एक उज्जैन थी, और एक आपका इधर आगे तक्षशिला थी, अभी दिखाएंगे तक्षशिला को भी। तो यहाँ हमने कहा इधर वाले में कौन आपका, तो आपका हमने क्या बताया, तो आपका मास्की, उसके बाद नेट्टूर के बाद उदयगोलम, तो यम के बाद यन आता, फिर यू आता, तो बिल्कुल उसी में मास्की हो गया, और उसके बाद नेट्टूर हो गया, उदयगोलम हो गया। ये तीनों के तीनों कहाँ है, कर्नाटक में है, और कर्नाटक में ही ये कौन है, सन्नाती, ऊपर कौन है, सन्नाती। और उसके बाद इधर आइए तो इधर आपका लेफ्ट साइड में तो आपका ये मिलेगा स्वर्णगिरी, और उसके बाद फिर आपका मिल जाएगा कि ये लिखा हुआ है पालकी गुंडू गबी मठ,
पालकी कुंडू गवी मठ, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इसको नज़रअंदाज भी कर सकते हो। तो ये पालकी गुंडू गवी मठ, उसके बाद जटिंगा रामेश्वर, उसके बाद फिर आपका है ये ब्रह्मगिरी। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट नहीं, इम्पॉर्टेंट जो बताएं वो ध्यान रखिएगा, और बाकी इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इधर वाले 3 ध्यान रखिएगा। एक आपका कौन है, ये आपकी तोसली है जो राजधानी भी बनाई गई थी, फिर धौली है, धौली, और ये आपका जौगढ़, कौन, तोसली, धौली, जौगढ़ आपका इधर स्थित हैं। उसके बाद फिर आपका यहाँ ताम्रलिप्ति, ये पश्चिम बंगाल में प्रमुख बंदरगाह भी हुआ करता था। उसके बाद मथुरा के पास से देखिए तो एक आपका बैरट, या इसी को बैराट बोलते। तो बैराट पूछा जाए तो कहाँ, ये आपका बैराट, ये मथुरा के बगल में है आपका बैराट, मथुरा के बगल ही है आपका बैराट। कलसी आपको बता दिए उत्तराखंड में है। उसके बाद आपका दिल्ली टोपरा बताए, और दिल्ली मेरठ, तो दिल्ली और टोपरा, दिल्ली मेरठ। और उसके बाद आपका अहिछत्र यहाँ है। अहिछत्र के बाद फिर आपका अगला देखिए निगाली, तो निगाली आपका है, ये यहाँ है निगाली, तो निगाली आपका यहाँ है। और निगाली के बाद रामपुरवा के बाद लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, अराराज, ये सब आप पीछे भी हम बता चुके हैं, तो इतने आपको ध्यान रखिएगा। इसके बाद सारनाथ स्तंभ, सारनाथ को तो भूल ही नहीं सकते, सारनाथ की अभी बात करेंगे। तो सारनाथ स्थित है। उसके बाद आपका ये गुज्जरा, मध्य प्रदेश में आपका कौन है, गुज्जरा। उसके बाद फिर बराबर की गुफाएं, यहाँ आपको राजगृह व बराबर की गुफाएं नज़र आ रही होंगी। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूछे जा सकते हैं। अब कुछ चीज़ें और जानते हैं दोस्तों। अब क्विज के माध्यम से हम देखते हैं, जो चीज़ें छूट गई होंगी वो क्विज में शामिल हो जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन है, कहाँ गया, हाँ, ये अशोक का जन्म कब हुआ था। तो हमने अभी बताया कि अशोक का जन्म कब हुआ, तो 304 बीसी में। कब हमने बताया, 304 बीसी में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 304 बीसी में अशोक का जन्म हुआ था। अशोक किस धर्म को मानता था, तो ये बौद्ध धर्म को अशोक मानता था। तो अशोक ने बौद्ध धर्म को माना था। अगला, अशोक के पिता का क्या नाम था। तो अभी हमने कहा कि अशोक का पिता का नाम बिंदुसार था, और बिंदुसार के पिता का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का आप देखोगे, हमने कहा 324 से लेकर के, या कहीं कहीं आपको 321 मिल जाएगा। तो 324 से लेकर 297 बीसी, 297 बीसी से 272 बीसी, ये बिंदुसार का है। उसके बाद 272 बीसी से लेकर 232 बीसी तक का काल किसका, अशोक का काल होता। तो अशोक के पिता का नाम क्या था, तो ये आपका अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। अगला, अशोक की माता का नाम क्या था, सुभद्रांगी। पीछे भी बताए हैं डिस्कशन में, अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक की माता का नाम, यानी कि बिंदुसार की पत्नी कौन थी, सुभद्रांगी। अशोक का उत्तराधिकारी जो कुणाल था, हमने अभी बताया कुणाल पद्मावती से उत्पन्न हुआ था। अगला, महेंद्र, संघमित्रा, चारुमती किस रानी के पुत्र थे। तो इनकी जो रानी थी देवी से महेंद्र हुआ, संघमित्रा व चारुमती की उत्पत्ति हुई थी। हमने कहा था इनमें से 2 लोगों को, महेंद्र व संघमित्रा को कहाँ, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ भेजा गया था, श्रीलंका भेजा गया था। अगला, अशोक ने सांची स्तूप कहाँ बनवाया। तो सांची स्तूप के बनवाया गया है मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है, तो सांची का स्तूप अशोक ने कहाँ बनवाया, मध्य प्रदेश में बनवाया है। और सारनाथ का स्तंभ पूछा जाए तो सारनाथ का ये बनारस वाराणसी है और आपका यूपी है। इसी सारनाथ पर अशोक चिन्ह है, और अशोक चिन्ह में आप देखोगे अशोक चिन्ह कहाँ से लिया गया, इस सारनाथ से लिया गया। और इसका अगर पूछा जाए कि ये कहाँ से अपनाया गया, तो ये आपका एक उपनिषद है, मुंडक उपनिषद।
मुंडक उपनिषद, जिसमें आपको लिखा हुआ सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, अशोक स्तंभ पे लिखा हुआ है, वो कहाँ मुंडक उपनिषद की लाइनें हैं, वहाँ से उसको लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अशोक ने सारनाथ स्तंभ पर कुल कितने सिंहों को अंकित कराया? तो 4 सिंह हैं। इसके अलावा अन्य जानवर पूछा जाए तो आपका कौन है? तो अन्य जानवरों में ध्यान दीजिएगा, तो ये घुसा, हाथी, सिंह के घर में। तो इससे आपका 4 अन्य जानवर, यानी 4 तो सिंह हो गए, तो घूस यानी घुसा से आपका क्या हो जाएगा, यानी अश्व या घोड़ा हो जाएगा, सा से सांड हो जाएगा, हा से हाथी है, सिंह हो जाएगा, तो सिंह, सांड, हाथी और आपका यानी अश्व या घोड़े को दर्शाया गया है। तो ये 4 जानवर हैं, ध्यान रखिएगा। अशोक ने सिंहासन पर बैठने से पहले अपने किस भाई की हत्या की थी? तो हमने कहा था सुसीम की हत्या की थी। मौर्यकालीन गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? एक चीज़ और हमने पीछे बताना भूल गए, तो मौर्य काल में जो गुप्तचर होते थे उन्हीं को क्या कहा जाता था? उन्हीं को गौरव पुरुष के नाम से जाना जाता था। यानी किस नाम से? तो गौरव पुरुष के नाम से जाना जाता था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन? आपका डी। अगला, अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त से प्राप्त की थी। किससे प्राप्त की थी? उपगुप्त से प्राप्त की थी। अगला, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो ये आप समझ चुके हो, कलिंग का युद्ध 261 BC में हुआ था। अगला है भाब्रू अभिलेख में पियदसी और मस्की में बुद्ध शाक किसे कहा गया? तो मस्की में बुद्ध शाक कहा गया किसको? अशोक को पीछे भी आप समझ चुके हो। अशोक के कितने अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है? तो हमने कहा पीछे 4। कौन? मास्की, गुज्जरा मध्य प्रदेश का मास्की, नित्तूर, उदयगोलम कर्नाटक के, 3 कर्नाटक के हैं और एक आपका गुज्जरा मध्य प्रदेश का है, जहां पर अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक के पुत्र जालौक का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये जो कश्मीर राजतरंगिणी लिखी गई है वहां पर जालौक अशोक के पुत्र के रूप में उल्लेखित किया गया है, जिसको कल्हण के द्वारा लिखा गया, जिसमें कश्मीर का इतिहास है। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? अभी हमने बताया कि अशोक का राज्याभिषेक 269 BC में हुआ था। कब? 269 BC में। अगला, अशोक ने अपने कुल कितने भाइयों की हत्या की थी? तो 99, यानी ऑप्शन में कहाँ 99 भाइयों की हत्या की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मौर्यों की राजकीय मुद्रा क्या थी? तो अभी हमने कहा मौर्यों की जो मुद्रा थी उसका नाम क्या था? उसका नाम पण्य था। उसका नाम क्या था? PANA, पण्य था अशोक के काल में मुद्रा का नाम। कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में देवपत्तन नगर किसने बसाया था? तो ये बसाया था अशोक के द्वारा बसाया गया था। अगला, पूरे भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा साम्राज्य किसके समय हुआ? तो अशोक के काल में दक्षिण में केरल और तमिलनाडु को अलावा तथा पूर्वोत्तर भारत को छोड़ दीजिए तो अफगानिस्तान से लेकर के पूरा का पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आपका इंडिया पूरा का पूरा अशोक साम्राज्य के अंतर्गत था। तो यहाँ अशोक इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सही सुमेलित नहीं है? धर्मरक्षित अपरांतक भेजा गया था, इसको अपरांतक भेजा गया था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। महादेव को मैसूर भेजा गया था। महेंद्र व संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया था। और धर्मरक्षित जो है महाधर्मरक्षित, इनको यूनान नहीं भेजा गया था। ये आपका आंसर यहाँ पर गलत है। सारनाथ स्तंभों में सिंह के नीचे 4 पशु दौड़ती हुई मुद्रा में दर्शाए गए, इनमें आपका कौन शामिल नहीं है? तो इसमें हमने अभी बताया बैल, सांड है, उसके बाद अश्व, घोड़ा है, हाथी भी है, लेकिन हिरन यहाँ पर नहीं दर्शाया गया है। कौन हमने बताया था? घुसा, हाथी, सिंह के घर में।
तो ये आपका इससे ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए। तो इसी के साथ आपका जो अगला पेड के सिलेबस में है वो आपका हर्षवर्धन है, उसके क्वेश्चन हो चुके, उसका वीडियो आपको अगले एपिसोड में उसका वीडियो मिलेगा। अब आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे कनेक्ट हो सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।